सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मोहम्मद हारून उस्मानी साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया जहाँ पर शायरी की एक किताब पर बात करने के लिए। और मुझे इस बात का एहसास भी है और बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मैं डॉक्टर मोहम्मद हारून उस्मानी साहब का MA में भी और MPhil में भी डायरेक्ट शागिर्द हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ, बात की इजाज़त है। यार सब जमा हुए रात की खामोशी में, कोई रोकर तो कोई बाल बनाकर आया, कोई रोकर तो कोई बाल बनाकर आया। मैंने कहा कि देख ये मैं, ये हवा, ये रात। उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। अभी तक ना तो रात है न रात की खामोशी है, लेकिन कोई शायर यहाँ से 7 समुंदर पार बैठकर हमारे जज्बात, हमारे एहसास और हमारे अंदर के इंसान से इतना वाकिफ है। और ये वाकिफ शायर अहमद मुश्ताक हैं, जिनके शेर मैंने आपको सुनाया और आज मैं उन्हीं की किताब पर बात करना चाह रहा हूँ। हमारे सामने जो किताब है कुलियात अहमद मुश्ताक, ये 2021 में संग मील पब्लिकेशन से छपकर सामने आई। अहमद मुश्ताक 1 मार्च 1933 को अमृतसर में पैदा हुए। तकसीम हिंदुस्तान के 1 महीना बाद उनका खानदान लाहौर मुंतकिल हुआ और फिर वो यहाँ रह गए। उन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद जो है उन्होंने मुलाजमत का आगाज़ किया और एक बैंकार बने। 1984 में वो पाकिस्तान को खैराबाद कहकर अमेरिका चले गए और अभी भी वहीं मुकीम है। और शेर कहा वहां जाकर के परियों की तलाश में गया था, लौटा नहीं आदमी हमारा। तो मौजूदा गजल पर जिस शायर के सबसे ज्यादा असरात देखे जा सकते हैं वो अहमद मुश्ताक ही हैं। लेकिन अहमद मुश्ताक को उनकी शायरी के पहले मजमूए जब शाये होते रहे तो बहुत नजरअंदाज किया गया। उनका पहला मजमूआ 1966 में मजमुआ के नाम से शाये हुआ। तो जितने नकाब उस वक्त जहाँ मौजूद थे, किसी के भी कलम में कोई जुम्बिश नहीं आई। जहाँ तक कि 1981 में उनका दूसरा मजमुआ गर्द महताब के नाम से शाये हुआ। तो उस मजमूए में एक दिबाचा शामिल था जो इंतजार हुसैन साहब ने लिखा और वो किसी साहिब नजर की पहली राय थी अहमद मुश्ताक की शायरी पर, जो हमारे सामने कारीन के सामने आई। तो उसके बाद जो है फिर एक सिलसिला गहरी खामोशी का था और ये वो जमाना था 1981 और 82 का कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में फिराक की शायरी का तूती बोल रहा था। और ऐसे में शमसुर रहमान फारूकी ने अपने एक मजमून में कहा, और वो जुमले ये हैं। और अब क्योंकि उससे पहले शमसुर रहमान फारूकी साहब फिराक की शायरी पर मुख्तलिफ उनकी तौसीफ में, तारीफ में मज़ामीन लिख चुके थे, तो उन मज़ामीन के बाद जब ये मजमून लिखा तो इसमें लिखा। और अब मैं ये कहता हूँ कि नासिर काज़मी और अहमद मुश्ताक फिराक से बेहतर शायर। फिराक वो शायर जो खुद अपने बारे में कहते हैं कि आने वाली नस्लें तुम पर रश करेंगी हम असरो, जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने फिराक को देखा है। जो खुद अपने बारे में इतने ज्यादा पुरएतमाद हों, उनके बारे में अगर फारूकी साहब ये कहें और वो भी उनके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद के सामने उस वक्त जब चंद महीने पहले ही उनका इंतकाल हुआ, तो ये बात के फिराक से बेहतर शायर हैं। तो ये एक पहला कंकर था जो उस पर ठहरे हुए पानी में फारूकी साहब ने फेंका। इससे एक फायदा ये हुआ, हम उस राय का क्या है, उस पर क्या बहस मुबाहिसा हुआ या हमें क्या करना चाहिए, हम उसको छोड़कर ये देखते हैं कि उससे फायदा क्या हुआ। उससे फायदा ये हुआ कि उसके बाद मुख्तलिफ हलकों में पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक अहमद मुश्ताक की गजल जो है वो ज़ेर बहस आने लगी। और उसके बाद फिर शेर व
हिकमत का एक रिसाला छपा जिसमें अहमद मुश्ताक पर एक गोशा छापा गया 2006 में, और उसमें कुछ मज़ामीन शाये हुए जो उस वक्त से पहले मुख्तलिफ जगहों पर शाये हो चुके थे या फिर लिखे गए थे। अब अहमद मुश्ताक बेहतर शायर हैं या नहीं वो तो हम आगे जाकर उनकी शायरी पढ़कर देखेंगे। तो अहमद मुश्ताक पर जब ये चीजें सामने आ गई, कुछ उन पर बात होने लगी, एक चीज जो अहमद मुश्ताक और उनके मुआसरीन में जिस चीज का फर्क है वो ये है कि अहमद मुश्ताक का ही एक शेर है कि ये पानी खामोशी से बह रहा है, इसे देखें कि इसमें डूब जाए। अब खामोशी से पानी का बहाव एक चीज हमें बता रहा है कि पानी बह रहा है लेकिन उसकी रफ्तार धीमी है। अब ये जो बहते हुए पानी की रफ्तार, जो खामोशी से पानी बह रहा है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक अगर हम देखें तो अहमद मुश्ताक की अदबी रफ्तार से है कि अहमद मुश्ताक जिन्होंने 50 की दहाई में शेर कहना शुरू किया और आज 2023 में देखें तो ये मुख्तसर सा एक कुलियात हमारे सामने है। और इसके मुकाबले में अगर उनके मुआसरीन में जो सबसे करीबी मुआसरीन और जो अभी तक उसी तुंदी से तेजी से गजल कह रहे हैं मुज़फ़्फ़र इकबाल साहब हैं, तो उनके इससे 3 गुना ज़खामत के 6 कुलियात अब तक छप चुके। तो इससे हिसाब लगाया जाए कि उनकी कौन सदी की इस तवील तर अदबी जिंदगी का तो उन्होंने कोई महीने साल में 4 से 5 गजलें ज्यादा से ज्यादा कही होंगी, लेकिन उन्होंने कहीं पर कोई दम नहीं लिया। एक जो है वो 4 गजलें या 5 गजलें, और ये वो गजलें हैं जिनका पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक इंतजार किया जाता था। और अगर वो गजलें कहीं किसी रिसाले में, शबकून में, सवेरा में, अदब लतीफ में छपती तो जो अहमद मुश्ताक से मोहब्बत करने वाले थे वो उनकी गजलों का चर्चा करते, वो एक दूसरे को खबर देते। और इसी तरह बहुत बार जब औराके खजानी के नाम से अहमद मुश्ताक का शेरी मजमुआ सामने आया तो वो रेख्ता फाउंडेशन ने 2015 में छापा, और जैसे ही छपा वहां से आने वाले एक दो कापियां अपने सामान के अंदर ले आते थे। और वो सबसे पहले जो पहली कापी पहुंची आज हमारे पास मौजूद है, महमूद हसन साहब इनके पास पहुंची, और वो ज़िया साहब के पास, डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब उनके पास पहुंची। और इस तरह तो उनका शेर इस तरह का इंतजार होता था उनकी किताब का और शेर का कि जो दीवाने होते थे, जो लगन और मोहब्बत करने वाले उनसे होते थे या शेर से मोहब्बत करने वाले, वो एक दूसरे को ये खबर पहुंचाते हुए खुशी महसूस करते थे। और जो एक पहल में सबसे पहले बताने का सिरा अपने सर लेने की एक तरह से कोशिश करते थे। हम अगर अहमद मुश्ताक की शायरी की तरफ, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अहमद मुश्ताक को नजरअंदाज क्यों किया गया। उन पर आगाज में जब उनके 2 मजमूए छप चुके तो उन पर बात क्यों नहीं हुई। तो उसकी एक वजह जो कि शायद है या नहीं है जो सामने आती है वो ये है कि अहमद मुश्ताक ने कभी अपनी गजल को टीवी, रेडियो, मुशायरे की हवा नहीं लगने दी, बल्कि उनकी गजल उनकी डायरी में होती थी। हल्का बाबे ज़ौक़ और चंद हलकों में जो उनके करीबी अहबाब दोस्त थे वो सुनते थे या फिर वो किसी किताबी सूरत में हमारे सामने आती थी। इंतजार साहब ने 2 लाइनें लिखी, वो कहते हैं कि अहमद मुश्ताक ने अपनी गजल की हिफाजत ऐसे की जैसे कोई सख्तगीर बाप अपनी कुंवारी बेटी की हिफाजत करता है। तो अब ये लाइन सुनते ही एक चीज सामने आती है कि जो खुद अब ये हिफाजत नहीं थी, ये वो बेनियाजी थी जिससे अहमद मुश्ताक जिसमें रहे एक मन मौजी की कैफियत में, जिन्हें कभी कोई शौक नहीं था कि उनकी गजल को बाकायदा कहीं पर मौजू बनाया जाए, उन पर बात की जाए। उसमें एक बात मेरे सामने ये आई जब मैं उन पर तहकीक कर रहा था तो मुझे अहमद मुश्ताक साहब ने ही बताया, 2 जहाँ के हमारे सीनियर नकादों का, कि उन्होंने जब उनका मजमुआ दूसरा शायर हुआ गर्दे महताब तो उसमें मज़ामीन लिखे थे और मज़ामीन वो हल्का अरबाब ज़ौक़ के एक प्रोग्राम में उन्होंने पेश किए।
अब जब वो मज़ामीन पढ़े जा रहे थे तो उस वक्त अहमद मुश्ताक पाक की हाउस में नीचे बैठे हुए, प्रोग्राम ऊपर होता है, तो वो नीचे बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे और चाय पी रहे थे। उन्हें कोई इससे उन्हें कहा कि तो भी वो नहीं गए। उन्होंने कहा मेरा काम था शायरी करना, वो मैंने कर ली। अब मज़ामीन में कोई उन शेरों के बारे में, उन गज़लों के बारे में जो भी लिखे, जो भी कहे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। अब मैं नाम यहाँ भी नहीं बता रहा और मैंने वो किताब में भी नहीं लिखे, इसलिए कि मुझे वो 2 मज़ामीन मिले नहीं। जब मिल जाएंगे तो नाम भी सामने आ जाएंगे। अब हम शायरी की तरफ आते हैं तो अहमद मुश्ताक की इस मुख्तसर सी कुलियात में इतने ज्यादा मौज़ूआत हैं कि हम उस पर बात करते हुए सोचते हैं कि कौन से पल्लू से उन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि उनका हर मौजू अपनी पूरी शिद्दत के साथ, गहराई के साथ और पूरी जज्बातियत के साथ हमारे सामने आया है। तो मैं आगाज से ही उसको लेने की कोशिश करता हूँ कि वो तकसीम को जिन शायरों ने, जिन अदीबों ने अपनी आंखों से देखा, अहमद मुश्ताक भी उनमें एक हैं। तो अहमद मुश्ताक ने अपनी गजल में फसादात और फिर ये हिजरत और इन सारे मामलात में जो एक वीरानी पैदा हुई, जो घर उजड़े, जो घर वीरान हुए, तो उन मकानों के, उन घरों के बर्बाद होने का, वीरान होने का जो इस्तारा, जो मौजू उनकी शायरी में दराया है, उसके चंद शेर मैं आपके सामने रखता हूँ। उन मकीनों को मकान होते हैं जो उन्हें फिर न बसाने आया। मकानों को मकीन रोते हुए तो हमने बहुत सुना है, देखा भी है, लेकिन अहमद मुश्ताक हर शेर एक नए सलीके से और नए अंदाज से कहते हैं कि उन मकीनों को मकान होते हैं जो उन्हें फिर न बसाने आया। बहुत रुक रुक के जलती है हवा खाली मकानों में, बुझे टुकड़े पड़े हैं सिगरेटों के राखदानों में। सिगरेटों के टुकड़े राखदानों में पड़े हुए होने से मुराद ये है कि वहां पर कभी लोग थे, कभी रौनक थी, कभी चहल पहल थी, कभी लोग आबाद थे। शहर तो कब का मिट चुका, लेकिन अब तक याद है किसी मकान की जालियां, शीशे किसी मकान के, और जाने क्यों चांद ठहर जाता है चलते चलते, और उस घर पे जो एक उम्र से आबाद है। तो ऐसे वीरान मकानों के ऊपर चांद भी आकर ठहर जाते हैं कि ये कहाँ गए वो लोग जो इतने हसीन और कितने खूबसूरत, कितने पुरउम्मीद, कितने खूबसूरत हैं ये लोग। क्या ये सब बात, ये सब चेहरे फना हो जाएंगे? तो उन लोगों को, और इसी तरह फिर मकानों की वीरानी से उनके अंदर जो एक उदासी और रायगानी और बेजारी पैदा होती है, तो उस पर देखें कि हमारा क्या है जो होता है जी उदास बहुत, तो गुल तराशते हैं तितलियां बनाते हैं। हुनर की बात जो पूछो तो मुख्तसर ये है, कशीद करते हैं आग और धुआं बनाते हैं। तो अब बेजारी में वो जो एक हुक्का पीना है या सिगरेट पीना है या कुछ भी, जो एक बेजारी की कैफियत में बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई काम नहीं है दुनिया का, बस कोई अंदर अंदर की बेचैनी है, और उसमें वो सिगरेटों के पैक जो है लगाया जा रहा है, तो वो उसको कहता है कि, और उसे उन्होंने हुनर कहा है। अब उस वक्त यही हुनर उनके सामने बच गया था। तो अहमद मुश्ताक के यहाँ एक और चीज जो है फितरत, फितरत को वो फितरत ही समझ के देखते हैं। उनके बहुत सारे शेर ऐसे हैं, अमूमन मज़ाहिर फितरत का कहीं जिक्र किया जाए, उन पे शेर आए, उन पे बात आए, तो ये होता है कि नकार और बहुत सारे लोग जो शेर पढ़ने वाले हैं और उस पर बात करने वाले हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनमें से भी कोई ना कोई इस्तिआरा ढूंढ कर जबरदस्ती उसका कोई दूसरा मतलब निकाला जाए। तो अहमद मुश्ताक के यहाँ फितरत और चीजें, ये शय जो है, ये उसी अंदाज में भी अगर देखें तो बहुत पुरलुत्फ है, बहुत मजा देती है। जैसे उनके बहुत सारे शेर ऐसे हैं जो इस्तिआरे का बोझ नहीं उठा सकते, जिनसे कोई दूसरा मानी अगर हम तलाश करने की कोशिश करें तो उनकी कमर टूट जाती है। मैं एक शेर सुनाता हूँ कि बस हमें छांव दरख्तों की भली लगती है, बस यूं ही घूमते रहते हैं सबब कुछ भी नहीं।
बस हमें छांव दरख्तों की भली लगती है, बस यूं ही घूमते रहते हैं सबब कुछ भी नहीं। जैसे पौ फट रही हो जंगल में, यूं कोई मुस्कुराया जाता है। फितरत की तबाही का जिस फितरत से, मज़ाहिर फितरत से उन्हें इतनी ज्यादा मोहब्बत हो, उसकी तबाही फिर उन्हें तकलीफ तो देती है। और वो जब उसका इजहार करते हैं तो कहते हैं कि धुएं से आसमां का रंग मैला होता जाता है, हरे जंगल हरे जंगल बदलते जा रहे हैं कारखाने। और अहमद मुश्ताक के यहाँ एक और चीज जो हमें बहुत मुनफरद अंदाज में अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, वो उनके यहाँ आशिक का एक किरदार है। उनके यहाँ आशिक जो है बहुत सहमा सहमा, बहुत शर्माया हुआ और अपनी रुसवाई से डरता हुआ, और वो तमन्ना भी अपने अंदर भरपूर रखता है, लेकिन उसके इजहार से भी बहुत दूर भागता है अपना अपनी तमन्ना का इजहार करने से। ये जो आशिक की और इश्क की जो तहजीब है, ये मीर से उनके यहाँ आती है कि उन्होंने क्लासिक को बहुत गौर से पढ़ा है। जैसा कि मीर का शेर है ना कि दूर बैठा गुबार मीर उनसे इश्क के अदब नहीं आता, या फिर सरजद हमसे बेअदबी तो वहशत में भी कम ही हुई, कौसों उसकी और गए पर सजदा हर हर काम किया। तो इनके यहाँ भी वो है चीज, लेकिन इन्होंने अपने अंदाज में उसे पेश किया है कि एक मुद्दत उसे देखा उसे चाहा, लेकिन वो कभी पास से गुजरा तो बुलाया न गया। एक मुद्दत उसे देखा और हम उनको सोच में गुम देखकर वो तस्वीरें बनाते हैं। उनके अहमद मुश्ताक के शेरों की एक खूबी ये है कि हम जब किसी मौजू पर बात करते हैं तो फिर कहीं और जाकर किसी शेर में 5-5 मौजूआत और 5-5 मुलाज़मात सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो शेर देखें, हम उनको सोच में गुम देखकर वापस पलट आए, वो अपने ध्यान में बैठे हुए अच्छे लगे, और न कभी आंख भर आई न तेरा नाम लिया, बच के चलते रहे हर कूचा रुसवाई से। और फिर आगे जाकर जो ये तमन्ना के इजहार से भागता हुआ एक दीवाना है, मजनू है, वो खुद को कहीं हौसला देता है और फिर वो कहते हैं अजब नहीं कि वो नामो निशान ही बतला दे, अजब नहीं कि वो नामो निशान ही बतला दे, कभी मिलो भी उसे दूर से न तकते रहो। और ये अहमद मुश्ताक के यहाँ क्लासिकल शौरा की कभी कोई शेर पढ़ते हुए दूर से झलक दिखाई देती है, और ये उनके ऊपर उनके शेर के ऊपर उनका असर नहीं है, दूर से झलक दिखाई देती है, लेकिन जो शेर हमारे सामने आता है उनका अपना शेर होता है, वो किसी से मुस्तार लिया हुआ या कोई चरबा इस तरह से कभी महसूस नहीं होता। आप सबने शेर एक सुना होगा, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। अहमद मुश्ताक का शेर देखें कि संग उठाना तो बड़ी बात है, अब शहर के लोग आंख उठाकर भी नहीं देखते दीवाने। और फिर एक मुसद्दी का शेर है, तेरे पूछे हर बहाने हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। तो लेकिन अहमद मुश्ताक को एक खौफ भी है कि कहीं मेरी या मेरे महबूब की रुसवाई ना हो, तो वो कहते हैं अब रात थी और गली में रुकना इस वक्त अजीब सा लगा। तो और उनके यहाँ जो फितरत के मज़ाहिर की बात हुई है, वो अपने किसी पसंदीदा किसी महबूब शख्स या अपने महबूब या किसी के भी अपनी अपनी मर्जी से आप फिट कर ले, वो खाली जगह है कि वो किसका इस्तेकबाल करना चाहते हैं, तो वो उस इस्तेकबाल के लिए भी मज़ाहिर फितरत को अपने साथ देते हैं और कहते हैं कि तेरे आने का दिन है, तेरे रास्ते में बिछाने को चमकती धूप में साए इकट्ठे कर रहा हूं।
और ये जो आने वाले का इंतजार है, ये फिर जो शिद्दत पकड़ता है उनके यहाँ, जैसे कोई दीवार से लग के बस इंतजार ही कर रहा है। कहते हैं एक मुद्दत से सरे राह खड़ा हूँ मुश्ताक, इस तवक्को पे कि शायद कोई तुझसा निकले। कोई तुझसा, ये नहीं कह रहे कि वही निकले, उसके तो कोई रास्ते शायद उनके सामने नहीं थे, तो कहते हैं इस तवक्को पे कि शायद कोई तुझसा निकले। मौसमों का कोई महरम हो तो उससे पूछूं, कितने पतझड़ अभी बाकी हैं बहार आने में, और कितने घर बाकी हैं, कितनी दस्तकें बाकी हैं, और तेरा दरवाजा खुलेगा कितने दरवाजों के बाद। रोमान रोमान के जो शायर, रोमानवी जितने भी शौरा हैं, तो रोमानवी जज्बात के इजहार करने वाले जितने भी शौरा हैं, और हमारी अब मौजूदा अहद में हमारे सामने तो बहुत ज़्यादा है, और उनके यहाँ शायरी भी यही चल रही है। यक परती शेर कहते हैं, शेर हम सुनते हैं, उसका लुत्फ लेते हैं, और दूसरी किरत में हमें शेर अच्छा नहीं लगता, और हम उस शायर के बजाय किसी दूसरे शायर की तरफ भाग जाते हैं। उनके यहाँ कुछ चीज़ें हैं, मैं चंद एक शेर सुनाता हूँ। और इनके यहाँ जो हुस्न है, जो रुमान है, वो अपनी आफाकियत के साथ हमारे सामने आता है। वो कह रहे हैं कि एक से बढ़कर एक नजारा, एक से बढ़कर एक नजारा, दमक रहा है आलम सारा, आंखें दो और हुस्न बहुत है, कहाँ कहाँ दामन फैला। तो आंखें दो और हुस्न बहुत है। और एक शेर जो है, देखें कि जहां डाले थे उसने धूप में कपड़े सुखाने को, टपकती हैं अभी तक रस्सियां आहिस्ता। वो किसी कोई ऐसे कपड़े थे जिनसे रस्सियों ने सारा पानी पहले चूस लिया और अब मजे से एक एक कपड़ा किया। तो ये जो एक रोमान का अंदाज है, एक अंदाज होता है कि बहुत आप वो सतह से नीचे आ जाता है, लेकिन इन्होंने शेर कहा, लेकिन उसको एक सलीके से कहा। शायद ये बात और भी बहुत सारे शौरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक सलीके और नॉस्टैल्जिया जो गजल में और हमेशा ये कहा जाता है, और जब भी कहीं नॉस्टैल्जिया के मौजू पर बात हो रही है तो हमेशा नासिर काज़मी का ही नाम आता है। और वो एक शेर में सुना देता हूँ कि दिल धड़कने का सबब ज्यादा है, वो तेरी याद ज्यादा है। मैं कहता हूँ कि अगर ये मौजू अहमद मुश्ताक के यहाँ देखा जाता, मज़ामीन लिखने के लिए बहुत सारे नकात जो है वो एक किताब उठाते हैं, और अब तो बहुत सारे नकात सामने भी हैं। खैर इधर नहीं, वैसे हमारे तो अहमद मुश्ताक के यहाँ जो ये मौजू आया है, मैं यहाँ पूरे वसूख से एतमाद से कह रहा हूँ कि वो नासिर काज़मी से बहुत बेहतर है। रिकॉर्ड भी हो रहा है शायद, तो वो उनसे बहुत बेहतर है। मैं चंद शेर सुनाता हूँ। वो एक सलीके से शेर कहते हैं, और उस सलीके के अंदर जो गहराई है उसका अंदाजा लगाएं कि जायके बन के पुराने मौसम मेरे तालू से चिमट जाते हैं, और छत से कुछ कह कहे अभी तक जालों की तरह लटक रहे हैं। एक चीज है जो हम बहुत बचपन में जानते थे, अब तो वो मुख्तलिफ ब्रांड के कपड़े मिलते हैं और उन पे कढ़ाई और वो सब कुछ हुआ हुआ मिलता है, या दुकानों पे हो जाती है। बहुत बचपन में जब कभी मेले ठेले लगते थे तो उनमें लोग सफेद कपड़े पहन के जाते थे, और वहां पर जो है वो लोग होते थे ठप्पे लगाने वाले, तो वो यहाँ पर ठप्पे उनसे लगवाते थे मुख्तलिफ रंगों में बजाय कढ़ाई के, और परमानेंट होते थे, और वो लोग खुशी से लगवाते थे। तो अहमद मुश्ताक ने एक शेर कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो शेर, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हुई थी। उन्होंने शेर कहा कि जिंदगी की सफेद चादर पर किसने ठप्पे लगाए यादों। अहमद मुश्ताक के यहाँ गुजरे हुए जमानों की तलाश, और उस तलाश में वो बहुत ज्यादा संजीदा भी है, शिद्दत पसंद है। आप एक तरह से ये कहेंगे वो गुजरे हुए जमाना को वापस बुलाना चाहते हैं उन्हें कहीं से, और उसके लिए वो एक जो शेर का इजहार है जो
हमारे सामने है। कहते हैं कि आरज़ू है कि कभी हाथ पकड़कर मेरा, आरज़ू है कि कभी हाथ पकड़कर मेरा ले चलो तुम किसी गुजरे हुए कल की जाने। और यहाँ एक शेर में सुनाता हूँ कि अहमद मुश्ताक दुनिया की तमाम तर ताकतों का गिरबान पकड़कर, शेर से आप अंदाजा लगाएंगे गिरबान पकड़कर क्या कहते हैं आप देखें कि तुम जो तारे तोड़ लाते थे फरादे अर्श से, तुम जो तारे तोड़ लाते थे फरादे अर्श से, तुम में हिम्मत है किसी गुजरे हुए दिन को बुलाओ। और फिर वो खुद ही कहते हैं कि बहुत उदास हो तुम और मैं भी बैठा हूँ, गए दिनों की कमर से कमर लगाए। तो ये कमर से कमर लगाने का मतलब ये है कि एक का मुंह इधर है एक का इधर है। अगर ये हम एक तस्वीर बनाएं तो ये इधर ही हमेशा रहेंगे, ये फासले बढ़ेंगे कम नहीं होंगे। और वो जो गुजरा हुआ कल है उसमें जो है वक्त का और फासले का इजाफा हो सकता है, कमी नामुमकिन है। नासिर काज़मी का जिक्र आया तो एक और चीज भी नासिर काज़मी और अहमद मुश्ताक दोनों को सामने रख के मैं बयान करना चाहता हूँ कि आपने एक शेर सुना कि चांद निकला तो हमने वहशत में जिसको देखा उसी को चूम लिया। अब ये अहमद नासिर काज़मी का शेर है, जाहिर है वो उनकी गिरफ्त कहीं पर ढीली पड़ गई, लेकिन अहमद मुश्ताक जो है संभले हुए शायर हैं जो अपने जज्बों में तमाम तर गहराई के बावजूद भी संभले हुए हैं। तो ये चांद का, चांदनी का, तारों का इस्तारा आप अहमद मुश्ताक के यहाँ देखें जो नासिर काज़मी से बहुत अच्छा है। मैं सुनाता हूँ चंद शेर कि पहले दर आती थी जब बस्ती में आता था कोई, पहले दर आती थी जब बस्ती में आता था कोई, अब खड़ी रहती है दरवाजों के बाहर जाने। या फिर कस के बंधे हुए थे हम दामन माहताब से, हम भी उधर उधर गए चांद जिधर जिधर गए। और फिर वो कहते हैं बड़े चांद की आखिरी रात है, वो दफ्तर से निकला तो घर जाएगा। अब अहमद मुश्ताक के यहाँ अगर ये शेर होता तो वो दफ्तर से निकलकर कुछ और करता फिरता, बड़े चांद की आखिरी रात मतलब 14वीं की रात में वो क्या करता, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, बड़े चांद की आखिरी रात है, वो दफ्तर से निकला तो घर जाएगा। जहाँ भी वो एक इश्क जो है वो पाकीज़ा इश्क है कि वो एक की तरफ जाना चाहता है और वो भी एक खान की जो जिंदगी है वो भी शायद हमेशा हकायक को भी, अपने रुमान को भी और चीजों को, हर चीज का अलंबरदार होता है, उसका इजहार करता है। कभी भी हम किसी भी अदीब के बारे में, तख्लीकार के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये उनकी अपनी जिंदगी है, लिहाजा वो शेर की नासिर काज़मी की जिंदगी नहीं हो सकता। वक्त की तबाहकारियों का जिक्र अगर हम देखें तो वो शख्सियतों पर, इंसानों पर, जमानों पर, हर चीज पर, अहमद मुश्ताक के यहाँ आप देखें किस तरह आता, दिल फुसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन उम्र भर कौन जमा कौन हसीन रहता है, बुझ गई रौनक के बदन, उड़ गया रंगे पैरहन, जाने उम्मीद बारे मन, वक्त बहुत गुजर गया। और फिर वो कहते हैं महफूज दस्त बर्द जमाना से कुछ नहीं, हर शय की घात में है जो चीता पड़ा हुआ। वो सरायकी में कहते हैं कि कुछ लोगों को, इन्हां लोगों को पर्चियां होनी है तो हर बंदे नुलान, मतलब इसका ये हुआ कि उनके पास बातें होती हैं, जुमले बने बनाए, जो भी सामने आया उसी पे फिट करके उसे सुना देते हैं, लगा देते हैं, उसकी तारीफ कर दी, इस तरह के जुमले। तो अहमद मुश्ताक के यहाँ भी दीवानों के लिए कुछ पर्चियां हैं, शायद बेतहाशा नहीं कर रहे। मैं चंद शेर सुनाता हूँ कि वो जो रात मुझको बड़े अदब से सलाम करके चला गया, उससे क्या खबर मेरे दिल में भी कभी आरज़ू का गुनाह, और हम में खराबियां थी तो कुछ खूबियां भी थी, आखिर मलाइका तो न थे, आदमी थे हम। और जिंदगी मारका रूह बदन है मुश्ताक, इश्क के साथ जरूरी है हवस का होना, और जुनून की कैफियत हमारी
क्लासिकी शायरी से लेकर आज तक जुनून में जो है खुद अजियती की कैफियत वो बहुत ज्यादा हमें नजर आती है। तो अहमद मुश्ताक के यहाँ जो है जुनून में एक दीवाना, एक आशिक अपने आप को किस तरह अजियत देता है या अजियत की तरफ खुद को लेके जाता है। आप शेर देखें, अब एक शगल है तेरे इज़्ज़ा पसंद का, जो जख्म भर गया है निशान उसके दिल, और दिल को बेवजह सुकून मिलने लगा है मुश्ताक, कोई शय टूट रही है मेरे अंदर देखो। अहमद मुश्ताक जो है उनकी जो पहले मजमूए में कोई 9वीं गजल है, उसमें एक शेर है, चलो ऐसा मकान आबाद कर लें जहां लोगों की आवाजें ना आए। और उन्होंने फिर ऐसा मकान आबाद कर लिया, वो यहाँ से अमेरिका चले गए और वहां पर वो किसी महफिल में और कहीं भी नहीं जाते थे। तो लेकिन वहां रहकर पहले मजमूए के बाद अब वो चीज तब्दील हुई, उन्हें वो खामोशी, वो तन्हाई, वो चीजें ढसने लगी। तो वो खुद कहते हैं, कवच कहाँ चले गए, चिड़ियों को क्या हुआ, जो बोलते थे शाम सहर बोलते नहीं, अव्वल तो बोलते ही नहीं लोग शहर के, जो बोलते हैं बारे दिगर बोलते नहीं, और मौत खामोशी है, चुप रहने से चुप लग जाएगी, जिंदगी आवाज है बातें करो बातें करो। अब इससे पहले हमने जितने शेर सुने, इससे हमें ये महसूस हो रहा होगा, हमें गलतफहमी पैदा हो सकती है कि अहमद मुश्ताक सिर्फ रोमांवी जज्बों के शायर हैं, और ये गलतफहमी इकबाल हुसैन साहब को भी कहीं न कहीं हो गई थी। या फिर मुमकिन है पहले मजमूओं में उन्होंने ज्यादातर जुनूनी अशार के शायरी की कोई किताब लेकर जब एक इंसान बैठता है, उसकी किरत करता है, तो चंद मौज़ूआत पढ़ने वाले पे हावी भी इस तरह हो जाते हैं कि वो उनसे बात औकात निकल नहीं पाता। तो इसलिए मुमकिन है उस वक्त लिखने वालों ने वो चीजें अपने ऊपर हावी कर ली हूँ। तो इनके यहाँ मुज़ाहमत भी है, समाजी शऊर भी है, तरक्की पसंदाना लहजा भी है, रिजायत भी है। मैं कुछ शेर जो है मुख्तलिफ जो है पढ़ देता हूँ, जिसमें ये सारे मौज़ूआत कहीं ना कहीं उनके यहाँ नजर आ जाएंगे। पहली बात मैंने की कि वो गलत फहमी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर किसी शायर के पास सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक मिजाज के शेर हैं तो ये शायर का ऐब हरगिज नहीं है। लेकिन अगर किसी शायर के पास कोई दूसरा मौजूद एक शेर है और भरपूर शेर है, तो इसका मतलब है हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। दरीचे खुल रहे हैं, शोर बरपा है मकानों में, सिपाही चोरियां करवा के लौट आए हैं थानों में। अब देखें हमारे आज के दौर के कितना जो है वो बारूद शेर है, हम इधर उधर देखते हैं, सितम गुजीदो कोई हाओ हो कोई फरियाद, सितम गुजीदो कोई हाओ हो कोई फरियाद, जो ये नहीं है तो मरते रहो सिसकते रहो। और एक शेर देखें, तज़ीने कायनात का बायस वही बनी, दुनिया से इख्तिलाफ की जुर्रत जिन्होंने की। एक शेर जो मैंने कई बार पढ़ा और मैं बहुत इसे महसूस करता रहा। आप अपनी अपने मुताबिक देखें कि इसके क्या चीज़ें आपको अपनी आंखों में फिरती हैं ये शेर सुनने के बाद। जहाँ स्कूल था मस्जिद बनी हुई है वहाँ, जहाँ स्कूल था मस्जिद बनी हुई है वहाँ, जहाँ था खेल का मैदान कारखाना है। और फिर वो खुद ही उम्मीद दिलाते हैं, रोशनी की एक किरण इस उदासी और मायूसी के बाद भरते हैं कि दिल न मैला करो, सूखा नहीं सारा जंगल, अभी एक झुंड से पानी की सदा आती है। अहमद मुश्ताक का एक शेर के घर से निकले तो एक जमाना हुआ, अभी तेरी गली नहीं आई। और मोहम्मद सलीमुर रहमान साहब ने भी अपने मजमून में यही लिखा, मैं भी यही कहता हूँ कि परियों की तलाश में निकलने वाले उस दीवाने को खुदा करे कि उनकी मतलूबा गली कभी न मिले, और वो 7 समुंदर पार बैठ कर भी हमारी रूह का रिज़्क़
हमें हम पहुंचाते रहें और इस तरह के बेशुमार शेर हमें भेजते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत काफी हो गया। आप ही ने कहा था जरा की तरफ जा रहे हैं हमारी जो जनरेशन है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर ऐसे उम्दा जो लखारी हैं और शायर हैं अपने आप को अगर सेव कर लेंगे तो हमें हमारी आने वाली जनरेशन को, सोसाइटी को इसका और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और हम जो कौम अदब की तरफ थोड़ा बहुत लगाव रखते हैं तो उससे भी हम दूरी जाएंगे, और जो अदब का करीना है और हम पहचानना चाहते हैं सोसाइटी में, उससे भी दूरी हो जाएगी और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा सोसाइटी में। बहुत शुक्रिया। कहना, शेर कहना, अफसाने, कुछ भी जो भी तकलीफ है उनका काम है वो काम करना, वो कहीं भी हों वो काम तो बैठे कर रहे हैं। ये अब हमारा फर्ज बनता है कि उन्होंने जो लिखा वो छपा भी, रसायल में भी छपा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखा और वो अपनी डायरियां संभाल के बैठे हुए हैं। उन्होंने लिखा, रसायल में शाये हुआ और फिर किताबी सूरत में शाये हुआ। तो ये चूंकि हमारे रूह की ग़िज़ा है, हमें इसकी तरफ लपकना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है। हमारे अंदर बहुत सारे जज्बे हैं जिनको जिंदा रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हमारा काम है। उन्होंने अपना काम कर दिया और उससे ये है कि वो अगर रख के अपने पास बैठते तो बात थी, उन्होंने वो शाये करवा दी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर फॉर सच ए डिटेल्ड डिस्कशन। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने एक वाक़ये को कोट किया कि अहमद मुश्ताक साहब की शायरी पे कोई तनकीदी मज़मून उस पे कोई हो रहा था प्रेजेंटेशन, और वो उस पे कोई मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं थी। तो अदब के जो नुकात है वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अदब के ज़वाल की बहुत बड़ी वजह ये नहीं है कि अच्छा अदब नहीं है, बल्कि उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अच्छे नुकात नहीं है, तनकीद में हम पीछे रह गए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? और जो दूसरा सवाल मेरा है कि आजकल जब हम देखते हैं कि उर्दू अदब को शायरी ने कंधा दिया हुआ है, तो क्या वजह है कि उर्दू अदब दूसरी लॉन्गास में उसकी तरक्की नहीं हो पा रही और अच्छी क्वालिटी के कंटेंट हमें नहीं मिल रहे? तो आप इस चीज़ को ऐसे कैसे देखते हैं? ये जो अदब ने शायरी को गंदा किया हुआ है, इस बात मेरी क्लास बैठी हुई है, इनको मैंने सुनाई और दोस्त तो जानते ही हैं। एक बात यही जो पॉइंट हमारे बसों के चलते हैं ना, तो इसमें जो है वो चल रहे थे तो पीछे ना शोर आने लगा, लड़कियां आगे बैठती हैं, लड़के पीछे बैठते हैं, शोर आने लगा। तो दो लड़कियों ने एक दूसरे से पूछा, ये किस क्या हो रहा है, क्या बात करें, क्या शोर है पीछे, तो क्या बातें कर रहे हैं? तो उसने कहा वही जो हम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि कितनी गंदी बात है। तो हम, हमारे सामने अच्छी चीज भी मौजूद है, हम क्या जाकर ढूंढते हैं उसमें से? ये तो हमारी खामी है, लिखने वालों की नहीं। जो दूसरा लिख रहा है वो भी किसी वजह से लिख रहा है, उसके भी कोई जज्बात है, कुछ कैफियत है। क्या चीज बुरी है और क्या अच्छी, वो तो हमें खुद तलाश करना है। रही बात नकारों की, तो अब नकार जो है वो क्यों अच्छा नहीं लिखते, उसकी वजह हमारा सिस्टम है। सिस्टम इस तरह से है कि हमारे बेशतर नकार और मुख्तलिफ जामियात में पढ़ाते हैं या पढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं जो नकार बनने के प्रोसेस में। तो जामिया जो है उन पर एक जो है जबरदस्ती एक मजबूरी उनके आगे खड़ी कर देती है कि इतने मज़ामीन इस वक्त तक पूरे करने हैं और तमाम असातिज़ा बैठी हैं। उसमें भी ज़रूरी होता है कि अपनी बात के साथ इतने हवाला जात भी ज़रूर होने चाहिए, तब वो किसी बच्चे में मजमून छपने के काबिल हो। तो ये मजबूरियाँ जो है ये फिर ऐसी ही तनकीद के बाद। बहुत शुक्रिया।